गुड मॉर्निंग। चलो भाई स्टार्ट कर दे। तो हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो प्रोडक्शन चल रहा है और डेटा उड़ चुका है, डेटा बन रहा है, तैयार हो रहा है। उड़ा था ना पिछली क्लास में। ठीक है, तो जहां तक पढ़ाया थोड़ा एक बार जो है डेटा फिलहाल के लिए उतना तो देख ही लेते हैं, फिर आईसीआई के मॉड्यूल पे वापस चले जाएंगे। आप लोगों का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने शुरू किया है और उस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक यूनिट 1 चैप्टर 3 का जिसका नाम है प्रोडक्शन, और एक कॉस्ट है जो यूनिट 2 है। दैट्स इट, बस चैप्टर नंबर 3 यहीं तक है। ठीक है, ओके। तो जब मैंने आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करवाया तो लगभग हमारी प्रोडक्शन के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो बेस मैंने पूरा क्लियर कर दिया है, काफी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। कोशिश करता हूं एक बार रिवाइज कराने की, अच्छे से समझना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। बेटे क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल, एक होता है एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो फिर इन चारों को मिलाकर, इन चारों को जोड़कर हम लोग जो करते हैं, क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। आज मैं एज प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन करता हूं तो मैं बिना लैंड के, बिना लेबर के, बिना कैपिटल के, बिना एंटरप्रेन्योर के प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो असल में प्रोडक्शन होता क्या है? तो मैंने आप लोगों को एक लाइन में करीब करीब 3-4 पेज इंस्टीट्यूट के पढ़ाने के बाद एक लाइन में मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन मींस क्रिएशन और एडिशन टू यूटिलिटी विद एन एम टू कैरिंग प्रॉफिट। बेटे ये बंद कर देना गेट। प्रोडक्शन मींस क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी विद एन एम टू अर्निंग प्रॉफिट। तो यूटिलिटी को क्रिएट करना, मैंने आपको क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बताई थी क्या? मैं एक प्रोड्यूसर एक रॉ मटेरियल लेकर आता हूं, लेकिन वो रॉ मटेरियल का आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं है, कंज्यूमर की जिंदगी में कोई काम। कंज्यूमर को वो रॉ मटेरियल तब पसंद आएगा जब मैं एज प्रोड्यूसर उस रॉ मटेरियल में कुछ वैल्यू एडिशन करूंगा, है या नहीं? जैसे एयर कंडीशन ऐसे थोड़ी होगा। ये जो कंपनी है ओ जनरल की, ये इस एयर कंडीशन की अंदर की मशीन, अंदर की प्लास्टिक और अलग अलग जो चीजें हैं वो सब लेकर आई होगी। बताओ आप लोग एसी खरीदने जाओगे तो क्या वो सारी चीजें खरीदोगे? प्लास्टिक दे दो, मशीन दे दो, नहीं ना। आप लोग क्या खरीदोगे? एसी। तो ओ जनरल की कंपनी ने इस एसी के रॉ मटेरियल को जब खरीदा तो उसमें वैल्यू एडिशन किया, और इसी को कहते हैं प्रोडक्शन करना, मतलब यूटिलिटी क्रिएट करी। यूटिलिटी मींस ताकि आप लोग सेटिस्फाइड हो पाओ। ऑल वेल। फिर मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन के 4 फॉर्म होते हैं। कौन बताएगा चारों नाम? यूटिलिटी 4 तरीकों की होती है। फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी और पर्सनल यूटिलिटी। याद है? फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है? तो मेरे बच्चे, फॉर्म यूटिलिटी का मतलब हम लोग चेंज कर देते हैं किसी भी चीज का फॉर्म। जैसे हमारे कारपेंटर ने ये जो टेबल है, इस टेबल को, ये पहले लकड़ी थी, उस बंदे ने लकड़ी को एक शेप दे दी ताकि हम सेटिस्फाइड हो जाए, हमारा काम हो जाए। इसको फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। दूसरा था टाइम यूटिलिटी, मतलब उस समय भी आपको सामान मिल रहा है जिस समय उसका सीजन नहीं है। जैसे मैंगो शेक जनवरी के महीने में दिल्ली में आपको मिल रहा है, क्या जनवरी में आम का प्रोडक्शन होता है? लेकिन फिर भी आपको आम मिल रहा है ना। जैसे रात में ऑटो, ऑटो आपको रात में मिल रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है? ऑटो तो दिन में चलते हैं ना, क्यों आपसे रात को एक्स्ट्रा पैसे लेता है वो? क्योंकि वो अपनी नींद को खराब करके आपके पास आया। ऑल वेल। तीसरा था मेरा प्लेस यूटिलिटी। तो प्लेस यूटिलिटी मतलब, अब जैसे एप्पल्स है वो जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं,
तो आप लोग खाते हो या नहीं खाते? तो उस प्लेस से यहाँ, जैसे कोयला है, कोयला होता है खदानों में, तो वहीं जाके बॉन फायर करते हो या कोयला लेकर आते हो? लेकर आते हो। और फिर पर्सनल यूटिलिटी, जैसे मैं टीचर यहाँ पर आपको पर्सनल यूटिलिटी दे रहा हूँ, एक्टर, डांसर, ये सब हम दो दो तीन तीन बार रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। तो कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे? लैंड, लेबर, कैपिटल और, तो मेरे प्यारो लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है या नहीं होता? लैंड प्योर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। क्या लैंड जो है आपके बाप दादा खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं? आप कर सकते हो? होम ब्लूम ब्लूम लैंड नहीं आ सकता भाई, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। ऑल वेल। फिर इट सप्लाईज परफेक्टली इन इलास्टिक, जो लैंड की सप्लाई है वो परफेक्टली क्या रहती है? इन इलास्टिक, मतलब हिल डुल। लैंड इमोबाइल होता है, घूमते हुए देखा है कभी तुमने अपने घर को? तुम्हारी बुआ के घर जाके घूम के आ गया तुम्हारा घर, नहीं ना? लैंड का डिफरेंट यूज है, हॉस्पिटल बना लो, अस्पताल बना लो, विद्यालय बना लो, स्कूल बना लो, यूनिवर्सिटी बना लो, कुछ भी बना लो। लैंड जब तक कुछ नहीं देगा जब तक ह्यूमन एफर्ट नहीं लगते। जैसे खेती करनी होगी, मतलब आम उगाने हैं तो कोई एफर्ट लगाओगे या अपने आप उग जाएगा? बीज बीज डालोगे ना भाई। उसकी प्रोडक्टिविटी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लैंड की प्रोडक्टिविटी कभी भी डिस्ट्रॉय। तो मैंने बोला था ना, एक मकान को बंद करके चले जाओ, खाली प्लॉट को, देखना 10 साल बाद आओगे तो वहां कुछ ना कुछ उगा मिलेगा, मिल रहा है। और लैंड एक पैसिव फैक्टर है, पैसिव और एक्टिव फैक्टर थे, ओके बता दिया था। दूसरा, लेबर क्या होता है? लेबर में ह्यूमन एफर्ट लगते हैं। इट इज कंसर्न विद ह्यूमन, इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। लेबर और लेबरर दोनों अलग। क्या आपके अंदर का लेबर आपसे अलग हो सकता है? आप दोनों तो एक ही रहोगे ना। मेरे अंदर ही लेबर है मेरी, तो क्या मेरा दिमाग यहाँ बैठा हुआ है? देखा है किसी ने? मेरा दिमाग मेरे ही अंदर तो है। लेबर मोबाइल है, मोबाइल मतलब कहीं भी घूम घाम सकता है। उड़ीसा में काम नहीं मिला, मुंबई आ गया, मुंबई में नहीं मिला, दिल्ली आ गया, दिल्ली में नहीं मिला, फ्रस्ट्रेट होके 50-60 को गोली मारी और जेल चला गया, कहता वहीं रोटी खाएंगे। आ जाओ। ऑल लेबर इज नॉट प्रोडक्टिव, सारी लेबर प्रोडक्टिव। अपने माँ बाप से पूछो, आप लोग प्रोडक्टिव नहीं हो? आप तो फिर भी अभी होगे, कभी बेरोजगार होकर देखना, बड़े होगे फिर पता लगेगा। आगे चलते हैं। चॉइस बिटवीन आवर ऑफ वर्क एंड लेजर, लेबर हैज वीक बार्गेनिंग पावर, क्योंकि भीड़ बहुत है लेबरों की। इतनी भीड़ है तो बार्गेनिंग पावर लेबर्स की क्या होती है? कम होती है। एंड लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबर टू लेबरर्स। तो ये पूरा हो गया था। फिर हमने कैपिटल की बात करी। कैपिटल प्रोड्यूस मीन्स ऑफ वेल्थ विच प्रोड्यूस फर्दर वेल्थ। यस, नहीं समझ में आया? कैपिटल क्या होता है? टोटल वेल्थ का एक हिस्सा जो आप अपने बिजनेस में लगाते हो। जैसे आपके फादर के पास 50 लाख रुपए, वो उनकी वेल्थ है, वो बिजनेस करेंगे तो 50 लाख टोटल लगा देंगे। लॉस हो गया तो 50 में से 25-30 लाख रुपए लगा देंगे। क्यों लगाया? ताकि मेरा वेल्थ और बढ़ जाए। तो जो बिजनेस में 30 लाख फादर ने लगाए हैं वो अपनी और वेल्थ को बढ़ाने के लिए लगाए। दोबारा लाइन पढ़ो। कैपिटल प्रोड्यूस मीन्स ऑफ, जो 30 लाख लगाए उससे और वेल्थ मेरी क्या हो जाएगी? विच प्रोड्यूस फर्दर वेल्थ। तो कैपिटल फॉर्मेशन के 3 स्टेज होते हैं। इस पे मैंने आपको बड़ा तगड़ा ज्ञान दिया था, याद होगा, म्यूचुअल फंड, ये वो, गूगल सब दिखाया था। एक तो आपको सेविंग करनी है, तो सेविंग चावल के डब्बे में नहीं करनी और गुल्लक में नहीं करनी। सेविंग चावल के डब्बे में नहीं करनी, गुल्लक में नहीं करनी। सेविंग आपको क्या करना है? कहीं चैनलाइज करना है। जैसे कहीं म्यूचुअल फंड ले लिया, किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में दे दिया, किसी इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी के प्लान ले लिए, तो आपने क्या कर दिया? वो सारा पैसा चैनलाइज कर दिया। अब जो आपने चैनलाइज किया वो बंदा आगे क्या करेगा? आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट करेगा। आगे समझ? फिर था चौथा फैक्टर जिसको आप कहते हो क्या? एंटरप्रेन्योर क्या करता है सर? वो इनिशियलाइजेशन, ए बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन।
अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, अभी क्लास आज की शुरू नहीं हुई है। आई थिंक एंटरप्रेन्योर पे ही रोका था ना, या हो गया था बुक से? अभी देखते पता लग जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर के फंक्शन क्या होते हैं? ये इनिशियलाइज करता है बिजनेस एंटरप्राइज और रिसोर्स कोऑर्डिनेशन करता है। भाई कोई भी रिस्क और अनसर्टेनिटी की बेयरिंग कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। यार प्रॉफिट सारा वो ले रहा है तो रिस्क कौन लेगा? एम्प्लॉय। प्रॉफिट सारा एंटरप्रेन्योर ले गया, लॉस होने पे एम्प्लॉय की तनख्वाह काट ली। पागल है तू। और इनोवेशन करता है। इनोवेशन पे मैंने कितने सारे नोकिया, वोडाफोन, सॉरी वीडियोकॉन, इतने एग्जांपल्स दिए थे आप सभी को। फिर हमने प्रोडक्शन एनालिसिस करी। मैंने आपको बताया प्रोडक्शन में फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों की जरूरत होती है। फिजिकल बहुत है, फाइनेंशियल है ही नहीं। पढ़ना चाहते हो, फीस ही नहीं है, कैसे पढ़ोगे? ठीक है, समझ गए। और फिर हमने बात करी टाइम पीरियड। तो याद करो, इस पे तो बड़ा सारा मैंने फोकस करवाया था। जब आपके पास एज प्रोड्यूसर बहुत कम समय होता है प्रोडक्शन करने का, तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है? इन इलास्टिक। एग्जाम्पल दे देता हूं। सिद्धार्थ, मान लो कि आप टमाटर का प्रोडक्शन करते हो, तो आज आपने 100 kg ऑफ टमाटर का प्रोडक्शन किया। मैं आपके पास आया, मैंने कहा मुझे 500 किलो टमाटर चाहिए, आप मुझे कितना बेच सकते हो? मैंने कहा मुझे आज ही 500 किलो चाहिए, दे सकते हो? क्योंकि टमाटर के उगने का एक प्रोसेस होता है, समझ गए। तो फिर आप मुझे बोलोगे भाई 100 ही किलो है, लेना है तो लो वरना जाओ। तो आपकी सप्लाई पर कोई भी इफेक्ट, आपको 100 ही किलो देने। तो जब एक प्रोड्यूसर पे बहुत कम समय होता है, वेरी शॉर्ट रन होता है, तो सप्लाई पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देखो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई बताई थी, जहां सप्लाई कर बिल्कुल वर्टिकल रहता है। चाहे आप डिमांड बढ़ा दो, डिमांड कम कर दो, प्राइस बढ़ा दो, प्राइस कम कर दो, कुछ भी कर दो, सप्लाई कर्व इनइलास्टिक। फिर मैंने आपको बोला ना, आज की क्लास में टीपी, एपी, एमपी डिटेल में जाएंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, सॉरी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो वहां आपको ये टॉपिक बार बार आएगा। शॉर्ट पीरियड, मेरे पास एज बिजनेसमैन पीरियड शॉर्ट है प्रोडक्शन करने के लिए। याद करो, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैं एक बैग बनाता हूं, मैं एक महीने में 15,000 बैग बना लेता हूं। मेरे पास इतना लैंड, लेबर, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। आज आप में से कोई मेरे पास आया कि भाई मेरे को 25,000 बैग चाहिए इसी महीने। कोई परमानेंट ऑर्डर नहीं दिया आपने कि हर महीने चाहिए। हर महीने बोलते तो मैं कुछ और करता। अब आपने बोला 25,000 बैग चाहिए, लेकिन मेरी कैपेसिटी कितने की है? पहले बताओ, मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूं? मान लो ये बैच भर गया, तो ये स्पेस खाली है ना, मैं 3 बच्चे यहाँ पे बिठा दूंगा फॉर द टाइम बिंग। बिठाऊं या नहीं? क्या हो गया बेटे? अच्छा, तो मेरे पास 25,000 बैग का ऑर्डर आ गया। तो मेरा जो लेबर था, पहले सुबह 9 से 6 काम करता था ना, अब मैं लेबर को बोलूंगा बेटे डबल पगार दूंगा, मारो ओवर टाइम। आ रहा है समझ में? तो फिर शॉर्ट रन जब होता है, जब शॉर्ट टाइम होता है, तो मैं सिर्फ अपना एक ही फैक्टर बदल सकता हूं, लेबर। क्या मैं नया लैंड ले लूं? एक ऑर्डर आया उसके लिए पूरी प्रॉपर्टी खरीदूं? क्या मैं नया कैपिटल लाऊं? टाइम क्या है? शॉर्ट है भाई, इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो फिर लेस इलास्टिक सप्लाई होती है। अच्छा, मैं 15 करता था, 25 का ऑर्डर ले सकता हूं। क्या मैं 15 की जगह सीधा 2 लाख का ऑर्डर ले सकता हूं? मैं ना, मेरे पास लैंड ना लेबर। और लेबर भी कितना करेगी? लेबर कितना कर ले? ओवर टाइम करेगी ना। अब 24 घंटे में मैं 10 दिन का काम थोड़ी करा सकता हूँ। सही है। लेबर मेरा कोई वो थोड़ी है, वो जो ऐसे खरुच के निकलता है, जिन बोतल से निकला हुआ कि कोई भी काम कर लेगा। अब है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग मतलब आपने आए, आपने मेरे को बोला 6 महीने का ऑर्डर है 2 लाख बैग का, तो मैं जनरली महीने का 15,000 बैग बनाता हूँ। 6 महीने में कितना बनाएगा? 90,000। ऑर्डर कितने का आ गया? 2 लाख का। लॉन्ग रन है या नहीं? अब मेरे पास लैंड खरीदने के लिए भी टाइम है, मेरे लेबर भी आ जाएगी, कैपिटल भी लगा दूंगा, मेरे पास लॉन्ग रन है। मतलब तुम जितनी सप्लाई बोलोगे मैं उतनी। तू 5 लाख बोल मेरे से,
मैं 5 लाख की सप्लाई कर दूंगा, समय दे दे बस मुझे। तो लॉन्ग रन में जितना तुम बोलोगे उतना कर देंगे, तो सप्लाई हाईली इलास्टिक होती है। ऑल वेल, प्रोडक्शन 3 तरीकों के होते हैं, 3 नाम के होते हैं, एक टीपी, एक एपी और एक एमपी। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन, एपी मतलब एवरेज। जैसे फॉर एग्जांपल, पेन कहां गया, फॉर एग्जांपल मेरा टोटल प्रोडक्शन 400 का है, और लेबर मेरी जो लगी पड़ी है वो 10 लेबर है, तो एवरेज कितना हो गया, 400 डिवाइड पर लेबर 40 का प्रोडक्शन खत्म। और 10 लेबर पे मैं 400 करता था, 11 लेबर पे मेरा 450 का प्रोडक्शन हो गया, तो एडिशनल कितना करा, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। याद है सबको बेटे, आता है, ओके ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, यहां तक मैंने नोट से किया था, और मेरा डेटा आपके सामने उड़ गया था, बड़ी दिक्कत में हूं मैं, लेकिन कोई बात नहीं, स्ट्रगलिंग पीरियड है, अब लिखेंगे, दोबारा से लिख रहा हूं। एक्चुअली ये देखो थोड़ा बहुत लिख रहा, हल्के में सब में लिखा, डेटा इतना सारा था सब उड़ गया, बैकअप ही नहीं मिल रहा, बट लिख लेंगे, कोई बात नहीं, आप लोगों को दिक्कत में नहीं आने देंगे। चलो जी, तो जहां तक पढ़ाई की थी वहां तक हम बात कर लेते हैं। यस, एंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशंस। जो एंटरप्राइज होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इसके बारे में हमने बात की थी, तो शुरू से ही देख लेते हैं एक बार। काफी कुछ पढ़ लिया हमने, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा प्रोडक्शन, ठीक है। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन ओके, मीनिंग के बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओके, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सबकी डिटेल्स कर ली हमने, लैंड की डिटेल कर ली, लेबर की कर ली, और कैपिटल की हमने कर ली, और एंटरप्रेन्योर की हमने डिटेल कर ली। यहां तक ओके। एंटरप्रेन्योर के 3 काम होते हैं, इनिशियलाइजिंग बिजनेस, रिस्क बेयरिंग और इनोवेशन, ठीक है। फिर एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव होता है, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कोई भी बिजनेस जो चलता है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये नहीं कि बिजनेस खोला, लोगों को एक्सप्लॉइट किया और चले गए, ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते। आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं तो उनका वेलबींग देखना है, एम्प्लॉयज का वेलबींग होना चाहिए, मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव। आप पोल्यूशन नहीं करोगे, एयर पोल्यूशन ये सब, समझ गए। आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी है, आपको प्रॉफिट भी करना है, लॉस में तो नहीं करोगे। आपके ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है, आपके एम्प्लॉय को दिक्कत, आपके नेशनल ऑब्जेक्टिव है, आपके देश को भी आपको देखना है। तो ये सारे बता दिए थे मैंने, ऑर्गेनिक हो गया था, इकोनॉमिक हो गया था, सोशल, ह्यूमन और नेशनल हो गया था। फिर हो गया एंटरप्राइज की प्रॉब्लम क्या है, ये हमने नहीं पढ़ा। तो अब हमारी आज की क्लास शुरू होती है, ठीक है जी। कोई समस्या बेटे, थोड़ा बहुत आया रिवीजन में हल्का सा, ठीक है। तो बाकी तुम लोग बताओ, तुम्हारा कैसा है प्रोडक्शन, तगड़ा है, बढ़िया ही है बस, अभी भी बढ़िया होगा। और पहले डिमांड, कंज्यूमर और सप्लाई, ठीक है। मैडम आपको टेस्ट अनाउंस करेगी, मैं भी बोल के जाऊंगा, आपका टेस्ट होने वाला है, तैयारी कर लेना, ठीक है। तीनों का, तीनों का, हाँ कम है ना। फर्स्ट चैप्टर भी दे दो सर, ग्रुप पे डाला नहीं है, अगर नहीं डाला तो गया डिमांड लिखवाया तो था क्लास में पूरा, डिमांड तो पूरा लिखवाया है, और कंज्यूमर डाल दिया था, सप्लाई, ठीक है, और नहीं दिया तो उड़ गया, वीडियो में है, वहां से देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव ही होते हैं पेपर, एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर आएगा ना, एग्जाम में भी वही है, और विद नेगेटिव मार्किंग होगा, आपका नहीं, आपका नेगेटिव, ठीक है। स्टार्ट करता हूं, एंटरप्राइज की प्रॉब्लम, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो तैयार हो जाओ बेटे,
एंटरप्राइज इज प्रॉब्लम. An enterprise faces a number of problems from its inception. Inception मतलब शुरुआत, थ्रू इट्स लाइफ टाइम. देख कोई भी बिजनेस ना ह्यूमन की तरह ही है. हम लोग पैदा होते हैं कितना रोते हैं, फिर स्ट्रगलिंग सर्वाइवल पीरियड आता है हमारा एक, उसमें हमारे माँ बाप ये कोशिश करते हैं बस ये सही रहे. अभी जब मैं नया नया पापा बनाऊं तो अभी वही चल रहा है सर्वाइवल पीरियड मेरे बच्चे का. फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सर्वाइवल के बाद आगे निकलेंगे, ग्रोथ होगी, है ना, सारी चीजें होती है. तो एक स्टेज होता है ह्यूमन का. आप सभी की लाइफ में कभी कभी दिक्कतें आती होगी. अभी तो आपकी जिंदगी में छोटी छोटी दिक्कतें आती होगी, पापा ने को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आजकल ये दिक्कतें चल रही होगी आपकी लाइफ में. लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, मेच्योर हो जाओगे, तो फिर डिफरेंट दिक्कत आएगी कि बॉस को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अंजलि ने सही नहीं किया, ठीक है, तब ये दिक्कत आएंगी. उसके बाद कोई और प्रॉब्लम आएगी, फिर शादी हो जाएगी, तो एक ही दिक्कत आपकी जिंदगी में रहेगी. ठीक है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग समझदार हो. तो ये दिक्कतें हमेशा चलेगी, हमेशा. जब आपकी लाइफ में चलती है तो एक बिजनेस की लाइफ में भी हमेशा दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आती आती है. क्योंकि टॉपिक प्रॉब्लम का है तो मैं यहाँ प्रॉब्लम ही डिस्कस करूंगा. अगर टॉपिक ये फायदे का, अच्छे का होता तो मैं अच्छी अच्छी बातें बोलता. फिलहाल अच्छी बातें नहीं बोलेंगे, अभी प्रॉब्लम बोलेंगे. Until its closure, we shall try to get a few insight about them from the following discussion. तो कुछ डिस्कशन है नीचे. तो देखो सबसे पहला प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव. एक बात बताओ, आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, कोई भी बिजनेस, जहां भी कोई भी बंदा प्रोडक्शन करता है तो वो किसी एनवायरमेंट के अंदर रह के करता है या नहीं. मतलब मैं एक बिजनेस पर्सन हूं, तो आज हम सबकी कोचिंग चल रही है, ठीक है, बढ़िया. ये 2020 में भी चल रही थी, भरा बैच होता था पूरा फुल, सारे बैचेस अभी भी भरे ही हैं, उस टाइम भी भरे रहते थे. तो अचानक से आया हमारा प्राइम मिनिस्टर रात को 8 बजे, भाइयों और बहनों आपका 14 दिन का लॉकडाउन है. 14 दिन, फिर वही अगला अगला. अच्छा, बच्चे तो कसम खा के बैठे थे कि बस मोदी थैंक यू, एक बार और बढ़ा दे. लेकिन उन लोगों का सोचो ना, जो लोग अपने परिवार को, अपने घर को चला रहे थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से. तो देखो, हम लोग किसी एनवायरनमेंट में बिजनेस करते हैं, उस एनवायरनमेंट में पॉलिटिक्स भी आती है, लीगल भी आता है, टेक्नोलॉजिकल भी आता है नहीं आता सब कुछ. अगर वहां बदलाव होंगे तो बताओ हमारे बिजनेस में बदलाव होंगे या नहीं. जैसे मोदी बोला 8 बजे कल से बंद, तो अब क्या करूं, फिर बंद करना पड़ेगा. नहीं पढ़ करोगे तो बंदर बना देंगे पुलिस वाले. नहीं समझे. कोविड में तुम अगर बाहर निकलते तो इतने लठ पड़ते थे, कई वीडियोस देखी थी हमने, कहां कहां पड़ते थे ये भी क्या ही बताऊं. तो देखो, एज मेंशन अर्लियर, एन एंटरप्राइज फंक्शन इन द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एनवायरमेंट. ये सारे एनवायरमेंट्स है, याद है आपको, आपने 12th में पढ़ा होगा. Therefore, it has to set its objective in relation to its. The problem is that these objectives are multifarious and very often conflict with one another. एक पूरा करने जाओ तो दूसरा conflict हो जाता है. एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट इज इन conflict with the objective of increasing the market share. अगर आप मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हो तो प्रॉफिट कम करना पड़ेगा. यस और नो. आपने फिजिक्स वाला का नाम सुना है, अलख पांडे. कुछ 12-15 हजार करोड़ का बिजनेस है. उसने वो जो नीट वगैरह की तैयारी करवाने वाले पहले इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो लोग लेते थे लाखों रुपए फीस के, 2-2 लाख 3-3 लाख में तैयारी करवाते थे. और अलख पांडे ने वही फीस कर दी 4,000 रुपए. कितने की बताओ, भीड़ कहाँ जाएगी. अच्छा, उसने अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए अपने प्रॉफिट को क्या करा, लेकिन मार्केट ही पूरा उसके पास आ गया, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट हो ही जाता है. तो वो कंपनी आज देख लो कई हजार करोड़ के अंदर बैठी हुई है. समझ रहे हो. तो देखो प्रॉब्लम क्या है. अगर आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो आपका
फिर यहाँ एक कंफ्लिक्ट आएगा कि मार्केट शेयर फिर क्या करें। और एक बात और, द पूरा पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट इज इन कंफ्लिक्ट विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर विच जनरली इन्वॉल्व इंप्रूविंग द क्वालिटी, स्लैशिंग द प्राइजेस एक्सेट्रा। एक बार बताओ, कम प्राइस करूं तो क्वालिटी कैसे दूं? क्वालिटी नहीं दूंगा तो मार्केट शेयर नहीं बढ़ेगा, मार्केट शेयर नहीं बढ़ा तो फिर प्रॉफिट नहीं होगा, प्राइस बढ़ा दिया तो मार्केट शेयर कम हो गया, कम क्वांटिटी बिकी तो भी प्रॉफिट नहीं होगा, है ना कन्फ्लिक्शन। तो इसका बैलेंस बनाना है हर एंटरप्राइजेस को। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप वो 20 रुपए वाला वो पीते हो लाल लाल सा स्टिंग, तुम लोग पीते हो या नहीं पीते पता नहीं, पीते हो पहले ना। आज वो 20 रुपए की है, वो स्टिंग कुछ 50-50 रुपए की बेचने लगे हो शुरुआत में। भाई कोई पूछता ही नहीं था उसको, 50 रुपए में कौन पिएगा बंदा, फिर रेड बुल नहीं पी लेगा 50 और मिला के। कंपनी ने गेम खेला, कंपनी ने उसको 20 रुपए का कर दिया और दबा के मारी एडवर्टीजमेंट, स्टिंग स्टिंग, है ना। उसकी एड देखी थी, टीवी में आती थी कि एक बंदा पैदल चल रहा है, वो स्टिंग पीने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में लेके 12वें फ्लोर तक ले गया। ऐसा होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइस किया कम, कहते प्राइस कम करेंगे तो उनके दिमाग में एक प्रॉब्लम आ गई, फिर मार्केट शेयर बढ़ा के ही प्रॉफिट होगा। तो फिर उन्होंने ऐसी एड चलाई जिससे उनका मार्केट शेयर अब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस है स्टिंग का अकेले। समझ रहे हो मेरी बात? आगे कह रहा है, दस द एंटरप्राइज फेस द प्रॉब्लम ऑफ नॉट ओनली चूजिंग इट्स ऑब्जेक्टिव बट ऑल्सो स्ट्राइकिंग अ बैलेंस अमॉन्ग देम। तो ऑब्जेक्टिव मेरा, अब मुझे चूज करना है, क्या मुझे मार्केट शेयर बढ़ाना है या मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। अगर तू प्रॉफिट बढ़ाएगा तो फिर तुझे प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, तेरा मार्केट शेयर कम हो जाएगा। तू मार्केट शेयर बढ़ाएगा तो प्राइस कम करना पड़ेगा, हो सकता है तेरे पास प्रोडक्शन करने का पैसा ना आए। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी प्रॉब्लम है। आ गया समझ बेटे? पहला ओके। अब दूसरा है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट, कि प्लांट का लोकेशन क्या होगा और प्लांट का, भाई प्लांट का लोकेशन वहां होना चाहिए जहां सारे रॉ मटेरियल्स इजीली मेरे को मार्केट से मिल जाए। अब किसी जंगल में प्लांट लगा दिया, रॉ मटेरियल आ रहे 500 किलोमीटर से, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगी? तो कभी भी ये डिसीजन लेने से पहले आपको चेक करना है। ये भी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। कहता है एन एंटरप्राइज हैज टू डिसाइड अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्लांट। It has to decide whether the plant should be located near the source of raw material or near the market. It has to consider cost, जैसे cost of labor, facilities and cost of transportation. Of course, the entrepreneur will have to weight the relevant factor against one another in order to choose the right location which is most economic. अब तुम अर्बन एरियाज में बनाओगे क्योंकि रिसोर्सेज हैं सारे, तो आपका कॉस्ट भी तो बढ़ेगा ना फिर लैंड का, तो रेंट क्या होगा, फिर महंगा हो जाएगा। हाँ, आपको लेबर सस्ती मिल जाएगी, पूछो क्यों, लेबर रहती वही है। अब आप किसी जंगल में कर रहे हो तो लेबर महंगी पड़ेगी, क्योंकि लेबर अपना घर छोड़कर आएगी आपके पास काम करने, तो फिर आपको लेबर को घर भी देना पड़ेगा, घर के साथ फूड भी देना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्ट क्या हो गई? आ रहा है समझ में? चलो, अब ये कह रहा है अनदर प्रॉब्लम रिलेट्स टू द साइज ऑफ द फर्म, इट हैज टू डिसाइड वेदर इज टू बी ए स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल. Due consideration will have to be given to technical, managerial, marketing and financial aspect of the proposed business. एक बार बता, छोटे स्केल का बिजनेस है तो क्या सारे डिपार्टमेंट होने चाहिए मेरे ऑफिस में? लेकिन बड़े स्केल का बिजनेस है तो दोनों डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट होने चाहिए। सारी क्या है प्रॉब्लम। तीसरा, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटी मतलब क्या होता है कि
जो इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, ये सारी जो चीजें हैं वो मैं कितनी मात्रा में लूं, किस जगह पर लूं, ये सारी प्रॉब्लम भी है। अब मैं बिजनेस करूंगा, जंगल वंगल में मैं अपना प्लांट लगा रहा हूं तो मेरे को लैंड बहुत सस्ता मिलेगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्टिव भी है, पोल्यूशन वगैरह भी करूंगा तो कोई ज्यादा पंगा नहीं है। लेकिन अर्बन एरिया में बैठ के लैंड भी महंगा है, आप प्रोडक्शन करो वहां आपके पास 10 कंप्लेंट आ जाएगी, रेजिडेंशियल लोग आसपास के करेंगे। कुछ समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? तो कह रहा है ए फर्म हैज टू मेक डिसीजन ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस टू बी एम्प्लॉयड एंड टाइप ऑफ इक्विपमेंट टू बी। तो मैं क्या प्रोडक्शन करूं, कौन सा इक्विपमेंट लगाऊं, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब कई टीचर्स है वो बच्चों को किताब से ही पढ़ा देते, कई व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते, अभी कुछ ऐसे पढ़ा रहे हैं, कुछ वो वाली जो पैनल बोर्ड होता है उस पे पढ़ाते, है ना। तो उनको बताओ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी सोचने में कि मेरे को कौन सा करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा फाइनेंस को देख के आती है। पैसा नहीं है जेब में तो कैसे उस वाले बोर्ड पे पढ़ाओगे आप? क्लियर है? आगे, द चॉइस ऑफ प्रोसेस एंड इक्विपमेंट विल डिपेंड अपॉन द डिजाइन चूजन एंड द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ। अब आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बहुत छोटा है तो आपको इतना बड़ा लैंड लेने की जरूरत क्या है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बहुत बड़ा है और आप इतना सा लैंड लेकर बैठ गए कि मैनेज कर लेंगे। कैसे मैनेज करोगे? प्रोडक्शन करके स्टॉक का रहोगे सर पे। आ रहा समझ में? As a rule, production on a large scale involve the use of elaborate, specialized and complicated machinery and process. अगर आप लार्ज स्केल पे करोगे तो आपको बड़ी मशीन चाहिए, और छोटा प्रोडक्शन करना है तो आपको कौन सी मशीन चाहिए? अब बड़ी मशीनरीज में भी कॉस्ट का पंगा है, हॉलैंड से मंगाऊं या चेन्नई वाली ले लूं? हॉलैंड वाली बड़ी महंगी है, चेन्नई वाली सस्ती है। अच्छा, उनका ड्रॉबैक भी है, चेन्नई वाली में डेप्रिसिएशन ज्यादा है, हॉलैंड वाली में कम है, उसका प्रोडक्शन लेवल ज्यादा है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है, नहीं होती किसी भी बिजनेस को। अगला ये कहता है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फाइनेंस। अरे भाई इसके बिना तो कोई काम ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये पता लगाना कि मुझे कितने फंड की जरूरत है। जैसे कोई कहता है मेरा 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो वो 1200 करोड़ का ही क्यों है, 1100 या 1300 का क्यों नहीं है? बोलो भाई। सारा हिसाब लगाया होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे होंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट्स बैठे होंगे, उन सबसे बातचीत की होगी, पूरा हिसाब किताब लगा के जी हमें इतने का प्रोजेक्ट, इतने का फाइनेंस की आवश्यकता है। ऑल वेल। तो कहता है एन एंटरप्राइज हैज टू अंडरटेक नॉट ओनली फिजिकल प्लानिंग बट ऑल्सो एक्सपर्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। आप सभी को ना हेडिंग्स याद रखनी है, बट मेरी ड्यूटी है मैं अंदर से ही बताऊंगा। एमसीक्यूज में क्या पता अंदर से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेना, कभी कभी अंदर का दे के हेडिंग दे देंगे, बताओ इस किसकी हेडिंग है। ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ द फंड, कितना फंड चाहिए, असेसमेंट ऑफ डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट मैं करूं और मेरे को कितना प्रॉफिट चाहिए। कई लोग सिर्फ 10% प्रॉफिट लेते हैं, कई 20 भी लेते हैं। तो ऐसे थोड़ी आंख बंद करके भाई 50-50 खाएगा, 50-50 पहले देखना कितना परसेंट तुझे प्रॉफिट चाहिए। जैसे मान ले तेरी कम यूनिट बिकती है तो तुझे ज्यादा परसेंट प्रॉफिट चाहिए, और मान लो बहुत यूनिट बिकती है तो थोड़े मार्जिन में भी चल जाएगा क्योंकि ज्यादा यूनिट है। वो जो खाने पीने वाले बेचते हैं, एक दिन में 500 प्लेट बेचते हैं मान ला एक रेडी वाला, अगर वो पर प्लेट 10 रुपए भी सेव कर रहा है, बचा रहा है नेट प्रॉफिट, वो खुश रहता है उसमें कि भाई पर डे 5,000 रुपए बच रहे हैं, महीने का 1.5 लाख रुपए हो गया, सीए से ज्यादा कमा रहा हूं। नहीं समझे? तो वो अपनी कॉस्ट 10 रुपए बचा के, वो अब उसको लग रहा है मेरी थाली 20 रुपए में बन रही है, कॉस्ट 20 रुपए की है, तो वो थाली 30 रुपए की बेच रहा है, वो खुश है। भाई दुनिया सोच रही है 30 में कैसे बेच रहा है। अबे तू उसकी सोच के हिसाब से देख, उसकी पर थाली 20 रुपए में बन रही है और उसने 10 रुपए का मार्जिन रखा है, उसने प्राइस कम रखा, वॉल्यूम क्या होगा, मार्केट शेयर ज्यादा, सारे ऑटो वाले, रिक्शे वाले, मजदूर लोग, नॉर्मल बंदा, या अगर टेस्ट अच्छा है तो अच्छे लोग भी आते हैं। अगर आप टेस्ट अच्छा दे रहे हो तो कोई जरूरी थोड़ी मजदूरी आपके यहाँ खाएगा।
तो आपके पास अगर एक दिन में 500 प्लेट बिक रही है, 5,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया, तो टेंशन ही नहीं बिजनेस में। कई लोगों का कॉस्ट ही 100 रुपये थाली होता है, वो 150 रुपये में बेचते हैं, तो उसके बाद मार्केट शेयर क्या हो गया? 150 रुपये में कौन खाता है भाई? आम आदमी खाता है कोई? और जो 150 दे रहा है ना, वो फिर 250 दे के हल्दीराम चला जाएगा। समझ गए? तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। आगे कह रहा है डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड एप्रोप्रिएट टाइम फॉर फाइनेंसिंग द एंटरप्राइज। अगला है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मेरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? किस पे कंट्रोल होगा, किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस पे अथॉरिटी है, कितने मैनेजर होंगे, किसको क्या काम देना है, इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑल वेल। अगला है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के 4 पीज होते हैं हमेशा। एक होता है प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस और, ये तो आपने पहले भी सुने होंगे 4 पीज बिजनेस स्टडीज में, मार्केटिंग के चैप्टर में, सेकंड बुक, यस, 11th चैप्टर। तो मार्केटिंग का कहता है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग। तो प्रॉपर मार्केटिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। मान लो मैंने बना बनू के रख दिया, बेचूं भी तो, बेचने के लिए मुझे क्या करना है? तो वो स्टिंग ने यही किया था, मार्केटिंग। आप देख तो टीवी में पेप्सी और कोक, देखो ऑप्शन नहीं है, पेप्सी है या कोक है, लेकिन वो मार्केटिंग क्यों करते हैं इतने? आप यस, मार्केट में कोई तीसरा अपना पाँव ना जमा ले। तो सलमान खान को, इनको करोड़ों करोड़ों रुपए में वो लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्योंकि इनका कॉस्ट बहुत कम है। पता है पेप्सी कोक का सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होता है। यकीन ना मानो, एक काम करना, तुम हाईवे पे जाना कहीं उत्तर प्रदेश, हरिद्वार या किसी जगह, रास्ते में ढाबे पड़ेंगे, ढाबे की पूरी दीवार, शटर पटर सब पे लिखा हुआ कोक पेप्सी, कोक पेप्सी। तो वो खुद लिखा, खुद पेंट करता है ढाबे वाला, वो खुद पेंट नहीं करता, वो पेप्सी कोक वाले आते हैं। दूसरी चीज, किसी भी शॉप पे जाना, रेस्टोरेंट पे जाना, वहां कोका कोला वाला अपना फ्रिज रखता है, तो फ्रिज रखेगा। अब दुकान वाले ने उसके फ्रिज का फ्री में एहसान ले लिया, तो बताओ वो फ्रिज में कौन सा प्रोडक्ट बेचेगा? कोका कोला। तो ये भी एडवर्टीजमेंट का बहुत बड़ा तरीका है। तो ये लोग सबसे ज्यादा पेप्सी कोक की एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ही होती है हाईली, क्योंकि उन्हें पता है एक तो मार्केट में, जैसे कोलगेट है, अभी तो चलो थोड़ा बहुत पतंजलि ने हल्का फुल्का वो दंत कांति ने इफेक्ट किया था कोलगेट को, नहीं तो कोलगेट तो बिल्कुल पेप्सोडेंट वेप्सोडेंट खत्म कर दिए। कोलगेट सबसे बड़ा ब्रांड है, फिर भी उसकी एडवर्टीजमेंट कभी कम नहीं होती। कभी रणवीर सिंह आ रहा है विथ कूलिंग क्रिस्टल, कभी सोनाक्षी सिन्हा आ रही है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है ना, एक्टिव हर्बल, ये वो फलाना ढिमका, वो इतने सारे प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट है, अलग अलग वेराइटीज में देते हैं। क्यों? प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट तैयार है, बता किसी को नहीं रहे हो, तो क्या फायदा? बताना भी तो होता है। तो भाई सबसे पहला प्रोडक्ट की आपकी वैरायटी, क्वालिटी, डिजाइन, फीचर, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, एसोसिएशन, सर्विस, यूटिलिटी एक्सेट्रा। आपके प्रोडक्ट का डिजाइन, उसका ब्रांड नेम, जैसे किसान टमाटो केचप, बोलने में कितना आसान है। एक हाइंज का आता है, HEINZ, सुना है किसी ने? हाइंज केचप बोला ही नहीं जाता हिंदुस्तानियों से, तो वो जाके बोलते भाई टमाटो केचप दे दे, टोमेटो केचप दे दे किसान का। क्यों? क्योंकि हाइंज मुश्किल वर्ड है, तो कई बंदे वो खरीदते उसके नाम ना लेने की वजह से भी है, खरीद नहीं पाते। ब्रांड नेम, पैकेजिंग, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोलगेट देगा वो पहले बड़े बॉक्स में होगा, फिर अंदर से निकालो, फिर उसको खोलो, फिर अंदर होता है, समझ रहे हो? तो भाई ये बहुत जरूरी है आपकी प्रोडक्ट। फिर प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग कर रहे हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो या पब्लिसिटी कर रहे हो, समझ में आ रहे हो? राखी सावंत बन रहे हो या उर्फी जावेद, ठीक है। फिर है प्राइस, प्राइस भी बहुत जरूरी है। प्राइसिंग, डिस्काउंट, जैसे कुछ लोग होते हैं 8,000 रुपए का है जी, लेकिन एक हफ्ते तक 50% डिस्काउंट है,
तो लोगों के दिमाग में अबे 8 का 4 में मिल रहा है, असल में होता ही 4 का है। जैसे बाय वन गेट वन ऑफर नहीं आते, तो क्या करते, वो प्राइस डबल कर देते। 600 की शर्ट है 1200 ही कर दी, दोनों पे लिख दिया 1200, बाय वन गेट वन ले जाओ, सेल होती है दबा के उनकी। और अगला है प्लेस। सर प्लेस भी बहुत जरूरी है, मतलब आपका पॉलिसी रिगार्डिंग कवरेज, आउटलेट फॉर सेल, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबसे जरूरी है। चलो जी आज आपको एक बढ़िया बात बताते हैं। मैंने शायद बोला था पार्ले के बारे में बताया हुआ है, अभी थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बताऊंगा आप पार्ले के बारे में। पार्ले की एक केस स्टडी। पार्ले जी सब खाते हो, एक सिंगल बिस्किट है जो इंसान और कुत्ता दोनों साथ बैठ के खाते हैं, बहुत चलता है पार्ले जी। पार्ले जी ने 91 के बाद आई थिंक 2018-19 तक अपना प्राइस कभी नहीं बढ़ाया था, और आज भी पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपए का ही आता है। तो पार्ले कंपनी का बिस्किट आज भी 5 रुपए का है, 4 रुपए का था 2018 तक। उन्होंने अपने प्राइस में बढ़ोतरी कभी नहीं करी, फिर भी उनका जो टर्नओवर है वो करोड़ों में है। वो टर्नओवर कई गुना बढ़ता जा रहा है। सोचो जब प्राइस इतना नहीं बढ़ाया, प्राइस बिल्कुल सेम है, तो इतना टर्नओवर कैसे बढ़ा दिया। एक और चीज सुनो, आप किसी भी छोटे देश के सबसे छोटे रेलवे स्टेशन पे उतर जाना, आपको चाय की दुकान पे चाय के साथ पार्ले जी का बिस्किट जरूर मिल जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, भारत के छोटे से छोटे टाउन, कस्बे, गांव में चले जाओ, आपको वहां पर पार्ले जी का बिस्किट मिल जाएगा, चाहे कोई और मिले या। ये भरोसा है लोगों को कि चाहे स्टेशन पे उतरती पार्ले जी मिलेगा। उनका चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा है। अब क्या तगड़ा है और कैसे तगड़ा है, सबसे पहली बात, पार्ले ने अपना प्राइस क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि पार्ले के एक ही प्रोडक्ट नहीं आते, मल्टीपल प्रोडक्ट आते हैं। पार्ले का 2020 बिस्किट आता है, हाइड एंड सीक खाया है कभी तुमने, वो पार्ले कंपनी का है, समझ रहे हो। पार्ले की नमकीन आती है बहुत सारी, पार्ले की फ्रूटी है, पार्ले का पानी भी है, बैली, BAILEY, ऑरेंज कलर, ओ ये अपना पर्पल कलर का उसका वो होता है। पार्ले की किस मी क्लोज योर आईज, वो भी पार्ले का है। हाँ बेटे वो किस्मी पार्ले का है, ठीक है, सुन रहे हो। अभी सुनो पार्ले क्या करता है। पार्ले अपना बिस्किट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शून्य रखता है। कैसे जी, आज हाइड एंड सीक जा रहा है ट्रक में, उसी के साथ में डाल दिया हमने पार्ले जी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। वो दूसरे प्रोडक्ट के साथ में चिपकाता है अपना, ये पहला। दूसरा सुनो, तो सर गांव के हर कोने कोने तक हाइड एंड सीक तो नहीं पहुंचता, पार्ले कैसे पहुंच जाता है। पार्ले ने क्या किया हुआ है, किसी भी टाउन, किसी भी अर्बन एरिया, किसी भी रूरल एरिया में जहां भी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन है, उसके नियर बाई में एक प्लांट लगा रखा है, खुद का नहीं, किसी को दे रखा है। उससे पार्ले क्या लेता है, एक तरीके की रॉयल्टी लेता है। और दुनिया उस पार्ले बिस्किट पे भरोसा करती है, तो सेल भी तगड़ी है, तो उस बंदे को नुकसान। तो उस बंदे ने अपना प्लेस जो है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इतना तगड़ा किया हुआ है कि भारत में एक सिंगल, वो एक ऐसी बिस्किट वाली कंपनी है, बिस्किट तो नहीं, उसके बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं, वो एक सिंगल ऐसी कंपनी है जो बिना इंक्रीज करे हुए प्राइस अपना प्रॉफिट जो है वो डबल ट्रिपल करती रहती है। आगे समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज। सर मैं आज कहीं भी बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे को वहां की लोकेशन का लॉ पता होना चाहिए या नहीं, यस और नो। एक बार मुंबई गए, मैं और मेरे, मैं मुंबई में ही था अपने मामा के यहाँ, मेरे दो दोस्त, दो थे तीन थे, तीन दोस्त दिल्ली से मुंबई शिरडी गए थे, शिरडी से मुंबई घूमने आए। उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई हम मुंबई में पहुंच गए, मगर ठीक है भाई आता हूँ। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने उस दिन मुंबई घूमने का प्रोग्राम बनाया, मैं भी नया ही था वहां। तो मुंबई गए घूमने हम लोग, गेटवे ऑफ इंडिया देखा है आपने सभी ने। अच्छा मेरे दोस्तों में उनमें से एक जो है वो स्मोक करता था, तो गेटवे ऑफ इंडिया के बगल में वो पान वाले की दुकान थी, उसने एक सिगरेट ली, जलाई, पिया उसने, 2-3 कश लगाए होंगे,
दो तीन कश लगाने के बाद जो भी पिया उसने, और पीने के बाद उसने जैसे ही वो फेंका सिगरेट, आदत होती है ना बंदे नीचे फेंक के जूता जूते से मसल देते, वैसे ही उसके बाद बीएमसी वाले आ गए कि जी आप पब्लिक प्लेस में सिगरेट के इसको नहीं फेंक सकते। ये मुंबई बीएमसी का रूल है। 300 रुपए का चालान हुआ था उसका, मतलब 20 रुपए की सिगरेट, 300 रुपए का उसने चालान दिया। और उसके बाद सेम चालान बांद्रा में हुआ, शाहरुख खान के घर के सामने, बिल्कुल शाहरुख का घर है उसके बिल्कुल सामने, भुट्टे वाले के बगल में दुकान है दो चार। उसने वहां भी उसने कहा अभी तो कोई नहीं देख रहा, और जैसे ही फेंका वैसे ही आ गया, हाँ भाई 300, ठीक है। 600 उस बंदे ने सिगरेट के दिए दिन भर में, इतने की सिगरेट नहीं पी। एक्चुअली वहां के एरिया का लॉ है ये, तो ये तो मुंबई का है। ऐसी भारत में हर एरियाज में अलग, जैसे हिमाचल में जाओ आपको प्लास्टिक प्रॉपर बैन है। हिमाचल में जैसे दिल्ली में ग्लास मिल जाते हैं ना प्लास्टिक के 2 रुपए वाले, हिमाचल में आपको नहीं मिलेंगे। प्लास्टिक पूरी बैन है, अगर कोई गया होगा घूमने का हमने पता होगा। तो हर एरिया के लॉ के बारे में हमें पता होना इज वेरी, जहां भी मैं बिजनेस लगा रहा हूं। कह रहा है ए नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉन्चिंग ऑफ द एंटरप्राइजेज एज वेल एज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम एंड इट्स क्लोजर। These formalities relate to assessing and paying different types of taxes जैसे corporate tax, excise, sales tax, custom duty। हर स्टेट की अलग होती है सेल्स टैक्स वगैरह। रिकॉर्ड मेंटेन करना, सबमिशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सारे लॉज हमें पता होने चाहिए कि उस एरिया का पोल्यूशन लॉ क्या है, और वहां के पेमेंट ऑफ वेजेस लॉज क्या है, सैलरी के क्या कानून है, ये सब पता होना चाहिए। डन है। प्रॉब्लम रिलेशन टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब क्या होता है? फैक्ट्री इवॉल्व हो रही है, क्या मैं ही प्रोडक्शन करने आ रहा हूं और लोग नहीं आ रहे प्रोडक्शन करने, दूसरी इंडस्ट्रीज भी तो आ रही है, तो उसके बारे में भी हम लोगों को सारी जानकारी होनी चाहिए। अब सुनना, आपने देखा है, आप वो, आपको पता है भारत की राजधानी पहले कौन थी? कोलकाता, कैलकाटा था, CALCUTTA, अभी कोलकाता हो गया, कोलकाता, ठीक है। तो कैलकाटा वॉज द राजधानी ऑफ इंडिया। तो जो अंग्रेज आए थे वो पहले वहीं आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके। तो कलकत्ता में आज भी उसकी झलक दिखती है, विक्टोरिया पैलेस है वहां पे, और भी कई सारी जगह है वहां पे, कई सारे चर्चेज वगैरह आज भी है। तो कलकत्ता बहुत ही डेवलप्ड स्टेट हुआ करता था पूरे भारत का। भारत में सबसे पहले बिजली भी कलकत्ता में आई थी, और वहां ट्रंक वाली मोनो रेल चलती, पता है वो रोड पे ही, सब कुछ कैलकाटा बहुत फेमस था। लेकिन कैलकाटा में एक कमी थी, अच्छा सारी इंडस्ट्रीज कहां पर थी? कलकत्ता में। मुंबई में तो बाद में गई है। ये जितने भी बड़े बड़े आप नाम सुनते हो ना, ये टाटा बिरला ये सब, अंबानी पुम्बुनी, सबने कलकत्ता से शुरुआत की। समझ रहे हो कहां से शुरुआत की? कलकत्ता से। कलकत्ता की एक बहुत बड़ी कमी थी वहां का, लेबर यूनियन। छोटी सी प्रॉब्लम हुई कि लेबर यूनियन पूरी हड़ताल पे जाते थे, कंपनी के सामान जला दिए, रेलवे तोड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया। वहां का यूनियन इतना स्ट्रांग था, और उस यूनियन की हड़ताल की वजह से वहां के जो एम्प्लॉयर्स थे वो क्या हो गए? परेशान हो गए। क्या करें, उनका प्रोडक्शन ही नहीं होता था, काम रुकता था। तो भाई उन्होंने क्या करा, अब यहां से बाहर जाते हैं, और महाराष्ट्र ने दोनों हाथों से उन लोगों को पकड़ा। महाराष्ट्र पहले डेवलप नहीं था, वो पूरा एग्रीकल्चर था। तो महाराष्ट्र में एरिया था मुंबई, जो कि 7 द्वीप होते ना, टापू, 7 टापू हुआ करते थे अलग अलग। तो उन्होंने बोला आप इस प्लेस पे आओ और अपने ऑफिस सेटअप करो। तो सारा कलकत्ता उठ के कहाँ चला गया? मुंबई चला गया, गुजरात भी गया, वहां से निकल गया, और कलकत्ता का बहुत बुरा धीरे धीरे डाउनवर्ड हो गया। हालांकि आज भी बहुत बड़ा बिजनेस होता है वहां, बट पहले तो कलकत्ता का लेवल ही अलग था। तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
कहता है विद द इमरजेंस ऑफ प्रेजेंट डे फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन द मैनेजमेंट हैज टू डिवाइस स्पेशल मेजर टू विन द कोऑपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर। नाराज हो गया तो जैसे बैंक कर्मचारी नाराज हो जाते, हड़ताल पे चले जाते, उस दिन बैंक क्या रहता है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग एंड conflict of interest have assumed enormous dimension that these cannot be easily and promptly deal with। और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो फिर बिजनेस बंद होने की भी कगार पे है। मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल बढ़िया देता हूं। टाटा नैनो, जब रतन टाटा ने बोला कि टाटा नैनो हम लोग बनाएंगे, तो बनाने के लिए प्लांट लगाना, इंडस्ट्री सेट करनी होगी, तो वो पश्चिम बंगाल में गया और ममता ने बोला ई ना चौलबे। ममता बैठ गई धरने पे कि पश्चिम बंगाल में इसका प्लांट, पॉल्यूशन होगा, ये होगा, वो होगा, अबे रोजगार दे कितना है, गाड़ियां बिकेंगी। रतन टाटा ने बोला भाड़ में जा, कोई बात नहीं। उधर मोदी बैठा हुआ था, मोदी ने फोन किया, टाटा साहब उसको टाटा बोलो और इधर आओ, हम बैठे ना आपके लिए। तो फिर मोदी ने उसको, पश्चिम बंगाल के सिंगूर में एक प्लांट लगा हुआ था, सिंगूर नाम की जगह पे, सिंदूर नहीं सिंगूर, और वहां से मोदी ने उसको बोला कि आओ हम देंगे। तो टाटा का वो प्लांट आज भी वहां पर है। अब टाटा नैनो नहीं बनती तो उसमें दूसरी गाड़ियां बनती है। टाटा मोटर्स आज देख लो कितना डेवलप्ड है, सबसे ज्यादा गाड़ी बिक रही है टाटा की आज की डेट। समझ रहे हो कुछ? तो भाई रिलेशन भी बहुत जरूरी है। तो ये ओके। तो वर्कर के एसोसिएशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, प्रॉब्लम आती है। वर्कर नाराज हो गया तो क्या करेंगे? मैं अभी परसों की बात बता रहा हूँ। एम्स ऋषिकेश, एम्स है ना ऋषिकेश में, वहां के एक डॉक्टर ने किसी नर्स को हड़का दिया, बदतमीजी करी। वहां के नर्स का भी, नर्स सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, वो एग्जाम दे के पहुंचे हुए वहां पर, 80-90 हजार रुपए की सैलरी है उनकी। 1.25 लाख रुपए डॉक्टर की होगी तो 80-90 हजार नर्स की होगी। भाई साहब अगले दिन पूरे सारे नर्स, ऑल इंडिया में सारे नर्सों ने मार दी हड़ताल, बंद, एक भी पेशेंट नहीं देखेंगे। तू देख ले, तू डॉक्टर है ना, देख। और डॉक्टर इलाज करेगा, पेशेंट की केयर करेगा? केयर कौन करेगा? दोनों हाथों से माफी मांगी उस डॉक्टर ने, पूरे एसोसिएशन ने माफी मांगी, फिर काम रिजॉल्व किया। अच्छा, एसोसिएशन का फायदा भी बहुत होता है, कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, लेकिन उसका फायदा उठाने वाले लोग भी बहुत होते हैं जो जानबूझ के कहते हैं आपने तो हमें एक्सप्लॉइट किया, काम बंद। तो इसके बीच का रिलेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऑल वेल, तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्या प्रॉब्लम, आई थिंक बता दिया आप लोगों को। हेडिंग अच्छे से याद रख लेनी है सारे, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ये आप खुद पढ़ोगे अगर मैं आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन समझा दूंगा तो। अब आ जाओ जी काम पे, और ये पिछली क्लास में बता चुका हूं, याद है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। लेकिन मैं एक बार दोबारा से बताऊंगा और अच्छे तरीके से, ताकि टीपी, एपी, एमपी और उसके कर्व को समझा सको। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। चलो भाई मेरे काबिल दोस्तों, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। मेरा मन कर रहा है एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करने का, जिसको आता है उसकी रिवीजन हो जाएगी, नहीं आता तो सुनो। एक खास बात बताऊं, अगर मैं दोबारा कुछ बताता हूं तो मैं एडिशनल बात के साथ लेके आता हूं उसको।
तो है हमारा शॉर्ट रन और अच्छा रन मतलब क्या होता है, समय। और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर प्रोडक्शन है तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। किसके मतलब कि आज प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्शन करने के लिए या तो शॉर्ट रन है या तो, सेम एग्जांपल देता हूं जो पहले दिया था। मैं एक कंपनी हूं जो बैग बनाता है 15,000 यूनिट पर मंथ। तो मेरे पास कोई डीलर आया, उस डीलर ने मुझे बोला कि मुझे इस महीने रुपए नहीं 25,000 यूनिट चाहिए। मैंने कहा जिंदगी भर हर महीने चाहिए इसी बार? कहता नहीं, पर एक बार चाहिए, वो मैं किसी को दान देना चाहता हूँ। तो दान दे चाहे गंगा जी में बहा दे, मेरे पास 25,000 का ऑर्डर आया। पहला प्रश्न आपसे ये है कि क्या मैं इसके ऑर्डर को मना, नहीं जी हम तो 15 से ऊपर नहीं, हमारा लिमिट सेट है। अबे बिजनेस करने आया है, यहाँ पे धर्मशाला चला रहा है? एक बिजनेसमैन कभी ना बोलता है? एक्सट्रीमली बियॉन्ड चले जाए सिचुएशन तो बोलेगा। अगर बिजनेसमैन को लगता है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं तो वो हाँ बोलेगा। इसने बोला डन, 25,000 यूनिट अगले महीने, डन, मिल जाएगा आपको। लेकिन ये बैग मैन्युफैक्चरर अपनी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके कितना यूनिट प्रोड्यूस करता है? तो 15,000 एक महीने में उसको, यानी 10,000 यूनिट और एक्स्ट्रा लगाने। पहले बताओ प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? पहले बताओ, नया मैनेजर लेकर आए, अरे वो खुद ही मैनेज कर रहा है ना, इसमें चेंज। नई मशीन लाऊं, मतलब मेरे को एक एक्स्ट्रा बैच पढ़ाना है तो नया लैपटॉप लाऊं। नई लैंड लूं, अगर वो मेरे को परमानेंट ऑर्डर देता ना मैं ले लेता नई लैंड, लेकिन शॉर्ट रन है। हाँ मेरे पास एक तरीका है, मेरा लेबर जो है वो सुबह 9 से मान लो शाम 6 तक काम करता है। मैंने अपने लेबरों को बोला सुनो भाई, 6 बजे के बाद तुम लोग डेली 6 घंटे 7 घंटे ओवर टाइम करो, मतलब 6 से 12 तक मान लो, और सुबह 8 बजे आ जाओ 9 की जगह। 1 घंटे सुबह का और 6 घंटे, मतलब 7 घंटे का ओवर टाइम मरवाया। तो वो कहते हैं भाई मैं तो इस टाइम अवेलेबल नहीं हूं। आगे ना टाइम यूटिलिटी, लेबर ने क्या बोला, मैं इस टाइम अवेलेबल, मैंने कहा डबल दूंगा। कह रहे सर मशीन कहाँ है, जल्दी बताओ। तो ओवर टाइम में लेबर्स को डबल मिलता है, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़कर काम कर रहे हैं, उनके बीवी बच्चे भी तो हैं। अब मैं अपने घर जाऊं मान लो रात को 9-10 बजे, वहां भी 9 बजे से 11 ऑनलाइन, 11 से 2 ऑनलाइन क्लास रात में ले रहा हूँ, 2 से 5 ले रहा हूँ। चल एक दिन है कोई बात नहीं, महीने में एक दिन कर रहा हूँ इट्स फाइन, कि मैराथन वैराथन चलाते हैं बंदे रात में, और डेली यही काम है। तो भाई मेरी वाइफ बोलेगी एक काम कर, फिर तू यहाँ आता ही क्यों है, धर्मशाला ही तो है तेरे लिए, तू बाहर ही जा, निकल चल, हो गया तेरा, बहुत है, चल निकल, नोटिस पहुंचा दूंगी तेरे पास में। नहीं समझे? अरे भाई हम किसी घर में अगर कमा के दे रहे तो एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी ड्यूटी है, तो हमें कमा के भी देना है और समय भी देना है। और समय नहीं दोगे तो डाइवर्जन ऑफ माइंड हो जाता है। तो वो सब लोग अपने उस समय को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो फिर मैं अपने लेबर को, और हो सकता है कुछ लेबर मना कर दे तो मैं नई लेबर ले आऊं, लेबर तो आपको डेली मिल जाएगी। तो शॉर्ट रन में ओनली वन फैक्टर वेरिएबल होता है, जिसको मैं क्या कहता हूं, आ गया समझ? नहीं आया बेटे? आ गया, ठीक है। अब देखो लॉन्ग रन, अब उसने बोला है भाई 6 महीने बाद में तेरे को 2 लाख बैग देने। मैंने कहा मेरे पास 6 महीने है ना। अब देख, मैंने अपनी लैंड भी बढ़ा दी, मैं जहां पहले काम करता था वहां 30 मशीनें लगती थी, अब मैंने दूसरी प्लेस ले ली जहां पर 30 से ज्यादा मशीनें लगती है, मान लो 60 मशीनें लगती है।
चलो जी बेटे, तो आगे सुन लो। अब मेरे पास उसने कहा कि 6 महीने 2 लाख बैग बनाने में, बना देंगे। मैं लैंड में भी चेंज कर सकता हूं, मैं कैपिटल में भी कर सकता हूं, इनफैक्ट मैं एंटरप्रेन्योर में भी बदलाव कर सकता हूं, है ना। नया सीईओ बुला लेंगे बेटे, हो गया तेरा। चलो तो आगे बढ़ते हैं जी। अब मेरा आ गया शॉर्ट रन एंड वर्सेस लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए फर्म कैन बी स्टडीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। जनरली ना टीचर्स इसको पढ़ाते नहीं है, बस इतना समझा के बढ़ जाते हैं, बट ना मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ना लैंग्वेज समझ में आए, मतलब जो मटेरियल है उसके वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि डर लगता है। अच्छा, इसका बेनिफिट तुम्हें लॉ में मिल जाएगा, क्योंकि स्टडी मैट में लॉ का भी पढ़ाता हूँ, इसका भी पढ़ाता हूँ। तो अगर आप स्टडी मैट को पढ़ने का तरीका समझ गए तो लॉ का स्टडी मैट आपको और इजी लगने लगे। अच्छा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है स्टडी मटेरियल का लॉ के अंदर। जब मैं लॉ की क्लास में लेता हूँ, आपको समझाता हूँ, लॉ की क्लास में लॉ पे पास होने के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। आप ये सोचो कि सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ लोगे तो सिर्फ मेरे नोट से 50-55 नंबर आएंगे, नहीं समझे आपको। अब एक दो बच्चे हंस भी रहे हैं सर हम तो वही कर रहे थे, तो इसीलिए हमने क्लास में बता दिया, नो सब्स्टिट्यूट ऑफ ICAI मटेरियल, ऑल वेल। तो यहां से आपको उधर फायदा मिलेगा। मैंने आपको कल की क्लास में भी बोला था, पिछली क्लास में भी, बेशक आपके इंस्टीट्यूट का मैं हर बैच में बोलता हूँ, बच्चे मोटिवेट भी होते हैं। बेशक आउट ऑफ 100 इंस्टीट्यूट बस 27 से 28 बच्चे पास कर रहा है, आपको ये सोचना है मैं इस कैटेगरी में हूँ। तो दो टाइप के लोग होते हैं, एक सोचते हैं कि बस सोचते हैं कि मैं तो इसी कैटेगरी में हूँ, मम्मी मूवी चले गया, पापा घूमने चले गया, मैं तो उस कैटेगरी में हूँ ना। एक तो इस पे सोचना है और दूसरा इस पे आपको फिर वर्क करना है। और आप सब लोग कितना भी कहीं से भी किसी भी यूट्यूब की बकवास को या अच्छी बात को सुन के आ जाओ, एक बात कॉमन है, हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट होता ही नहीं। नहीं समझे। अब चाहे कितनी वीडियो, हाउ टू क्लियर CA इन 3 मंथ, कई लोग ऐसे वीडियो भी डालते 15 मिनट में CA बने मैं तो उसको लिखता हूँ, मैंने कहा 1-2 लाख रुपए ले रहा है तो ले ले, कोई नहीं बनवा दे, क्योंकि बन सकते नहीं। वीडियोस के थंबनेल भी इतने डेंजरस होते हैं, वो तो अट्रैक्ट करने के लिए आप लोगों को। मैं आप सभी को बता रहा हूं, एक यूनिवर्सल रूल है, और ये यूनिवर्सल रूल ये है कि हार्ड वर्क का कभी कोई सब्स्टिट्यूट ना तो पहले पैदा हुआ था, ना भविष्य में पैदा होने वाला है। और जिस कोर्स को आप लोग कर रहे हो, यहाँ पर हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इस कोर्स में इंटेलिजेंट बंदा फेल हो जाता है और नॉर्मल बच्चा पास हो जाता है, सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी से। और कंसिस्टेंसी के लिए मैंने क्या बोला है आपको, रेगुलरली क्लास के अलावा अपने घर में बिल्कुल एक्टिवली एक्टिवली मिनिमम 6 नंबर ऑफ आवर्स पढ़ना है। एक्टिव समझते हो, तो ये नहीं कि दो पेज पढ़ के फेसबुक की 4 रील देख ली, 6 लोगों को व्हाट्सएप पे नोटिफाइड कर दिया या मैसेज कर दिया, वो एक्टिवली नहीं होता। और तुम्हारा फोन इस तुम्हारी जिंदगी में कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता। अभी तुम्हारे फोन में बस ये है कि तुम्हारी क्लास की टाइमिंग क्या है, वो भी शायद तुम्हें पता होती है, फिक्स टाइमिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वो भी नेक्स्ट डे का एक दिन पहले बता देते हैं। तो सोते जाते वक्त देख लो, हाँ जी कल की ये टाइमिंग है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं फोन फान देखने की। लगे रहते रील्स के अंदर, मोटिवेशन मिलता है, रील्स में लोग बैठे हो ना मोटिवेट करते हैं, कुछ नहीं होता। मोटिवेशन इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड मोटिवेशन इज इनहेरेंट। तुम्हें दुनिया नहीं समझा पाएगी कितना भी, इनहेरेंट है, अंदर से निकलना चाहिए।
तो आपको 6 घंटे मिनिमम और 6 घंटे प्रोडक्टिव बोल रहा हूं। और बीच में फोन फान नहीं चलाना, बालकनी पे जा गए ताड़ के आगे किसी को, फिर बैठ गए पढ़ने। प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्टिव, आया समझ में? मैं आपको कह रहा हूं आप इस 27-28 के अंदर होगे, आप बाकी बच्चों के अंदर नहीं होगे जो फेल होते हैं। और कई बार कई बैचेस में ऐसा होता है कि बिल्कुल धैड़ धैड़ धैड़। मैं सबसे बेस्ट बताऊं, जो 12th के बाद बैच बनता है ना, जो बच्चे एग्जाम दे के आते हैं, थोड़े से सिंसियर होते हैं वो बच्चे, अच्छा रिजल्ट वो लोग लेकर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो जस्ट अभी अभी पढ़ के भी आए हैं, पढ़ाई भी कंटिन्यू में चल रही है। लेकिन वही उसी बैच में ना बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, यही सोच के अब यार कब से पढ़ रहे हैं हम लोग, सब आता है। नहीं समझे? कंटिन्यूटी बना के रखनी। आप ऐसा कोई पृथ्वी पे ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम ह्यूमंस नहीं कर पाए। देखो, दुबई से मुंबई ना एक टनल आ रही है ट्रेन की, पानी के अंदर से। इमेजिन कर सकते हो? ट्रेन चल रही है 500 किलोमीटर पर स्पीड के हिसाब से। किसने बनाया ये सब? रिसोर्सेज वहीं से मिले हैं, गॉड गिफ्टेड है, बट माइंड या ह्यूमन ने लगा दिया। क्या आपको ये मात्र 4 सब्जेक्ट के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे? तुम में से कई बच्चे इस बात पे शोक करते हैं, शोक इन द सेंस नेगेटिव रहते हैं कि यार हमें मैथ्स नहीं आती। तुम्हारी मेंटालिटी नेगेटिव है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे बच्चों को सीए बनते हुए देखा है जो 12th क्लास तक आर्ट्स से पढ़ाई करते थे। हाँ, और ऐसे बंदे बनते हैं, बट उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। ये आपके दिमाग का खेल है, मेरी मैथ्स वीक है तो यहाँ भी रहेगी। अगर वीक है तो उसको नंबर ऑफ आवर ज्यादा दो। कोई भी चैप्टर है, मेरे को नहीं पता चैप्टर क्या है, कोई एक चैप्टर का नाम बोलना। रेशियो नहीं आ रहा भाई, उसके पहले बेस पे जाओ, पूरा बेस उखाड़ो उसका। इतनी रील्स देखते हो तुम लोग, टाइम वेस्ट मत करो, तुम बेस पे जाओ। तो तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं जो इम्पॉसिबल है। शर्त यह है तुम्हारा मन इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, है ना? मन के गुलाम मत बनो। हम सब मन के गुलाम होते हैं, और मन हमेशा उस चीज को, एक्टिविटी को करने के लिए बोलता है जो एक्टिविटी तुम्हारी लाइफ को, करियर को बना नहीं पाएगी, वो स्पॉइल करेगी। बंदे पे दो ऑप्शन है, एक पब जाना है और एक टेंपल जाना है। वो पहले पब जाएगा, डिस्को डांस, ये समझ गए? तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, आप सभी के पास जितना भी समय है, मैं तो कह रहा हूं अब तो 6 नंबर ऑफ आवर्स भी नहीं, जितना प्रोडक्टिव हो सके। ये बकवास है कि लोग कहते हैं 45 मिनट पढ़ने के बाद ब्रेक लेना चाहिए, ये सब व्यर्थ की बातें। हाँ, एक लिमिट के बाद लेनी चाहिए। 1.5 घंटा पढ़ लिया तो चलो 5 मिनट थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो गए, फिर वापस आ गए। लेकिन आप फिर 45 मिनट फिर पक्का ब्रेक लेके आए आधे घंटे का, फिर 45 मिनट पढ़ रहे हो, तो आप फिर वाहियात स्टडी कर रहे हो। ठीक है? बस 27-28% में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 400 में 200 नंबर लाना कुछ नहीं है तभी जब कंसिस्टेंट रहने वाले। तो हमारे ड्रॉबैक क्या है? संडे है सर, आज तो नहीं पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा पढ़ाई स्टूडेंट, सीए स्टूडेंट संडे को करता है। मान लो क्लास की छुट्टी है, वो सुबह ही बैठ जाएगा, जितने पेंडिंग मैटर्स होंगे ना पूरे हफ्ते के, सब उठा लेगा। उसके दोस्त घूमने जा रहे होंगे। आजकल वैसी जेलसी की भावना जब से व्हाट्सएप आया ज्यादा हो गई है, क्योंकि स्टेटस देखने को मिल जाते हैं ना सामने वाले के। वो अपने कहीं दोस्तों के घूमने गया, तुम्हारा मूड खराब है यार, हमारी तो जिंदगी खराब है। अरे वो अभी जा रहा है 2-3 साल के लिए, बाद में पिज्जा हट में डिलीवरी बॉय की जॉब करेगा। और तुम लोग जो है किसी अच्छी कंपनी में या अपनी खुद के बिजनेस में काम कर रहे हो। लॉन्ग टर्म विजन रखना है, ठीक है? घर पे जाके कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, कोई सेकंड ऑप्शन। फिल्में देखते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, वो धोनी की फिल्म में। ऐसा कुछ नहीं है। आप सबके पास ऑप्शन एक ही है, एजुकेशन राइट नाउ। समझ गए? या तुम लोग टैलेंटेड है कोई यहाँ क्रिकेटर बहुत तगड़ा नेशनल प्लेयर बैठा है कोई?
बॉक्सर है कोई यहाँ दौड़ने वाला, वो भाला फेंकने वाला, बन सकते हो अभी? मतलब बनना चाहते हो तो जो कर रहे हो ना उसी पे फोकस करो। फिर मोटिवेशनल कहानियां मत देखो दुनिया भर की कि मैं अब ये बनूंगा, अच्छा कुक मैं भी बनूंगा। टीवी में देख लिया कुछ तो वही, ना ना ना, आप तुम्हें यही करना है जो कर रहे हो। ठीक है, आ जाओ वापस। बातें बुरी लगी होगी तो सॉरी। तो देखो, इट इज टू बी नोटेड दैट इन इकोनॉमिक एनालिसिस द डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर मेजरमेंट ऑफ टाइम। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है। ये कोई नंबर ऑफ डेज, मंथ या ईयर नहीं है। ये मेरी कैपेसिटी है बिजनेस की। जैसे बिजनेस की कैपेसिटी 100 बैग बनाने की है, तो उसके लिए 150 बैग का ऑर्डर भी थोड़ा सा हाई हो जाएगा। किसी की कैपेसिटी 1 लाख बैग बनाने की है, तो उसके लिए 10 लाख बैग का ऑर्डर थोड़ा भारी है, लेकिन 1,20,000 का भारी वो उसी मशीन से 1,20 बना लेगा। तो ये वैरी करता रहता है बिजनेस टू बिजनेस। In fact, it refers to the extent to which a firm can vary the amount of input in the production. Input कितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। A period will be considered short run period if amount of at least one of the input use remain unchanged during। कोई भी एक यूनिट जो होता है वो क्या रहता है? अनचेंज रहता है। जिसको मैं चेंज, जैसे कि लॉन्ग रन में मैं ऑल फैक्टर्स आर, बोलो ना वेरिएबल। लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर, मैं सब बदल सकता हूं। शॉर्ट रन में मैं कुछ ना कुछ तो मैं कहीं रुकूंगा जिसको मैं बदल। द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन शोज द मैक्सिमम amount of goods or service that can be produced by a set of input, assuming that amount of at least one of the input used remain fixed or unchanged. So generally it has been observed that during the short period or in short run, a firm cannot install a new capital equipment to increase its प्रोडक्शन। तो नया कैपिटल इक्विपमेंट एक फर्म जनरली नहीं डालती है या डाल सकती है, क्योंकि रन क्या है? शॉर्ट है। इट इंप्लाइज दैट कैपिटल इज ए फिक्स फैक्टर इन द शॉर्ट रन। Thus in short run the production function is studied by holding the quantity of capital fixed while varying the amount of other। यानी लेबर और रॉ मटेरियल आप बढ़ा, बट कैपिटल आप बढ़ा। हाँ, रॉ मटेरियल, अब देखो बैग मुझे ज्यादा बनाना तो रॉ मटेरियल तो बढ़ाऊंगा ना लेबर के साथ, बट मैं नया मशीन नहीं लाऊंगा। द प्रोडक्शन फंक्शन कैन ऑल्सो बी स्टडीड इन द लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन क्या है भाई? द लॉन्ग रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर आर, इससे ज्यादा नहीं करना, मैक्सिमम इतना ही आएगा आपके टोटल। ऑल वेल, इसको, हाँ, इसको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बोलते हैं लॉन्ग रन को, और शॉर्ट रन को कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये नाम है इनके। डन भाई? कॉब डगलस आपको खुद करना है। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आ गया, या जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या लॉ ऑफ वेरिएबल। हाँ जी, ठीक है। तो शॉर्ट रन को क्या कहते हैं हम? वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, तो मैं आपको टीपी बता चुका हूं, एपी बता चुका हूं और एमपी बता चुका हूं। अब ना मैं एक काम करने जा रहा हूं, मैं आपको ना ये टेबल एक बार एनालाइज करवाने जा रहा हूं। वैसे देखो आप लोगों को इजीली ये टेबल समझ में आती है, मेरी ड्यूटी है करवाना, तो सब ध्यान से सुनना। नंबर 1 है क्वांटिटी ऑफ लेबर, क्योंकि शॉर्ट रन में वेरिएबल क्या होता है? लेबर ओनली, तो इसीलिए मैं यहां पर सीधा लेबर लिख रहा हूं। मैं इसी को देख चेंज करूंगा, 1 2 3 4 5, इसी को बदल रहा हूं मैं बस। फिर टीपी एपी एमपी। तो देखो, जब मेरे पास एक लेबर काम करती थी तब मेरा टीपी 100 था, तो पक्का एपी भी 100 ही होगा, 100/1 इजिकल टू 100। और एमपी मेरा 100 है क्योंकि मैं 0 से पहुंचा हूं, है ना, 0 से 100 पे आया हूं ना मैं। एमपी मतलब एडिशनल। तो 0 जब मेरे पास क्वांटिटी ऑफ लेबर थी तो 0 प्रोडक्शन था। जैसी एक एडिशनल लेबर लगाई, मेरा प्रोडक्शन क्या हो गया? 100। तो मेरा एमपी भी क्या हो गया?
100 माइनस 0, देखो एमपी कभी भी निकालना होता है तो अगले से पिछला माइनस कर दिया करो। तो टीपी अभी 100 है, पहले क्या था, तो 100 में से 0 गए, क्या हो गया, ऑल वेल। बेटे आया सिद्धार्थ। अब मैंने ये सोची कि एक काम करते हैं, एक लेवर और बढ़ा देते हैं। आपने कहीं डायलॉग सुना, एक से भले दो, है ना। जब एक अकेला काम करता है ना थोड़ा सुस्त रहता है, लेकिन जब उसको दूसरे का साथ मिल जाता है तो वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है। समझ रहे हो, क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं, अभी प्रैक्टिकल मेरी लाइफ में हुआ। और ये अभी 2-3 दिन पहले ना एक एकादशी होती है, फास्ट होता है, निर्जला बोलते हैं इसको, ठीक है, 18 तारीख को थी। तो क्या होता है, 17 तारीख की रात के बाद सीधा 19 को सुबह 5:30 बजे पानी पी सकते थे। पीने को आप पी लो, बट रूल ये था। तो मैंने कहा मैं भी रखूंगा, मैं पिछले 4 साल से ये फास्ट रखता हूँ, तो मैंने कहा ये फास्ट मैं भी रखूंगा। तो 17 के बाद क्या हुआ, 17 की रात को पानी पिया, प्रसाद लिया, सो गया। सुबह सुबह 8 बजे 18 को क्लास थी, तो मैं उठा सुबह 5 बजे उठा, अपना जो भी थोड़ा बहुत काम वाम होता है। 8 बजे निकला, हल्की प्यास लगी, बट कोई बात नहीं। तो उस दिन मेरी 19 तारीख को क्लास हुई एक। हाँ, दूसरी क्लास में भगवान ने क्या करा कि वहां पर लाइट भगा दी। तो तुम लोगों की याद है, सेकंड क्लास थोड़ा सा ही पढ़ा हुआ है, गर्मी थी तुम्हारी, तुम लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, ठीक है। फिर मैं घर चला गया, 1-2 क्लासेस और थी। अब 2-2:30 बजे के बाद हालत खराब। फिर तो टीवी में भी ऐड देख रहा हूँ पानी की, तो ऐसा लग रहा है बस मिल जाए। मैनेज किया थोड़ा सा, शाम के 5 बज गए, अब बर्दाश्त नहीं हुई, नहीं भाई अब तो नहीं, अब तो पी लेते। इतने मेरे 2-3 फ्रेंड और है, उन्होंने भी ये फास्ट रखा हुआ था। उनका फोन आया, भाई टेम्पल चल रहा है क्या, हाँ भाई चलते। तो 2 दोस्त और है, वो आ गए साथ में। तो हम शाम, उन्होंने भी रखा हुआ था। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर एक बात ये हो जाती है यार, मोटिवेशन आ जाता है। फिर टेम्पल गए तो वहां तो सब नहीं रखा हुआ था, है ना। फिर तो और मोटिवेशन आ गया, तो 10:30 बजे तक वहां पर रहे। फिर वहां से निकले, 11:30 तक घर पहुंचे। सुबह 5 बजे मैंने कहा भाड़ में जाए, एसी चलाया, गेट बंद किया, चुपचाप से सोने का प्रयास किया। 10-12 मिनट लगे, सीधा सुबह आँख 5 बजे ही खुली। 5:23 पे वो था, जब तक उठे उठे ये हुआ, 5:23 फिर पानी पिया। पक्का टूटता अगर मैं अकेला रहता, 100%। 6, 6:30, 7 बजे तक छोड़ना कौन देख रहा है। नहीं समझे, एक से भले दो। या दूसरा बंदा आया तो मेरा प्रोडक्शन देखो क्या हुआ, बड़ा। पहले ये में 100 से बड़ा, दूसरे में कितने से बड़ा, बड़ा या नहीं। क्योंकि जब 2 आ गए तो दूसरा वाला काम करने लगा एनर्जेटिक, पहला वाला कह रहा मैं क्यों पीछे रहा हूं। तो देखो एपी क्या आया, 210 डिवाइड बाय 2, 105। और एमपी क्या आया, 210 में से 100 गए, तो देखो एमपी बढ़ रहा है अभी। डन है यहां तक, ओके। मैं आपको पूरा यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है प्रोडक्शन में, ठीक है। सारी एनालिसिस इसी पूरे के पूरे चार्ट के अंदर करके दिखाऊंगा। अब नंबर 3, अब तीसरा बंदा आया और एनर्जी आ गई। तो मेरे 2 दोस्त आए थे ना, 3 हो गए थे हम, तगड़ा एनर्जी। 210 से 330 और तेजी से बड़ा प्रोडक्शन। 330 डिवाइड बाय 3, एपी आ गया 110। और एमपी मेरा 330 में से 210 गए, 120। देख एमपी और बढ़ रहा है। अब चौथा बंदा आया तो प्रोडक्शन हुआ कितने का, 400। तो मैंने यहां नोटिस करा कि मेरा एपी जो है वो पहले के मुकाबले इक्वल है, मतलब मेरा एवरेज प्रोडक्शन। कुल मिला के मुझे चौथा बंदा जो है वो नहीं लाना चाहिए था। नहीं समझे, चौथे को लाके फायदा क्या हुआ, मेरा एवरेज प्रोडक्शन तो उतना ही है। चलो यहां भी समझ नहीं आया तो यहां समझो, मेरा एमपी कम हो गया, मेरा एडिशनल प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय
तो फिर ये गड़बड़ हो गई। ऑल वेल, तो देखो यहां कम हो गया ना, तो मेरी ये पहली स्टेज है यहां पर। सॉरी, ये मेरी कौन सी स्टेज है? पहली स्टेज जहां पर सब कुछ बढ़ रहा था। हाँ या ना? बताओ सब। इसको मैं बोलूंगा स्टेज 1। अब दूसरी स्टेज में देखो, दूसरा स्टेज क्या हुआ, एमबी मेरा डाउन हो गया, और अब देखो मेरा एपी भी डाउन होता जाएगा। अब देखो खुद ही सोचो, मैं लॉजिकल बोल रहा हूं। एक खेत है, उस खेत में फसल काटनी है। पहला बंदा गया, उसने बढ़िया काम किया, दूसरे को भेजा तो दोनों ने अच्छा किया, तीसरे को भेजा और अच्छा हुआ। लेकिन जब चार गए ना, फिर वो करेंगे बातें। तो फूल कुमारी देखी क्या, क्या बढ़िया लग रही थी, ये भाई साहब गजब दादी। अब दूसरे वाला खेत नहीं काटेगा, वो फूल कुमारी के बारे में सोचेगा। नहीं समझे? तो तुरंत ही उनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा। तो मुझे यहां रुक जाना चाहिए या नहीं? अभी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उम्मीद है। तो मैंने और एक लेबर बढ़ा दी। लेबर बढ़ाई तो वो तो फूल कुमारी का आशिक पूरा वही था, पांचवा ही। उसको समझ, वो आपस में भिड़ गए, तो आपस में ही बात कर रहे हैं वो सब, नहीं ऐसा नहीं ये वो। अब प्रोडक्शन की ऐसी की तैसी होनी है नहीं। मतलब जिस जगह पर मान लो मुझे यहां से टेबल्स बाहर निकलवानी है, तो अगर 3-4 लोग काम करें तो बढ़िया। अब मान लो मैं तुम सबको बोलूं, पूरी क्लास को, टेबल बाहर निकालो, ये काम बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पीछे वाला वो उठाएगा, आगे की हटी नहीं, पीछे वाला उठा रहा है। नहीं समझे? सब ये हो जाएगा गोलमोल। इसलिए देखो, जैसे जैसे अब ये लेबर बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है, लेकिन कमती दर से। देखो एवरेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और एमपी भी क्या हो रहा है, और एक टाइम पे आके एमपी मेरा क्या हो जा रहा है। और देखो जब एमपी 0 होता है ना, तो यहां टीपी हाईएस्ट है। जब एमपी मेरा 0 है तो टीपी मेरा क्या है, ये मेरा कौन सी स्टेज है, सेकंड स्टेज। और थर्ड स्टेज में मैं क्या हो गया, मेरा एमपी। और देखो एवरेज भी कम हो गया, और देखो प्रोडक्शन भी 750 से होके, पहले तो बढ़ ही रहा था, चल थोड़ा बहुत तो बढ़ ही रहा था। ऑल वेल, तो देखो इसी में देखो सब कम कम होता जा रहा है, इसलिए कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशन। जैसे जैसे आप अपना वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाओगे, आपका टीपी, एपी और एमपी कम होता जाएगा। एक समय आकर एमपी नेगेटिव हो जाएगा और टीपी कम हो जाएगा। टीपी पहले बढ़ेगा बट कमती दर से बढ़ेगा, और एक समय पे आगे टीपी ही कम हो जाएगा। दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल। आ गया समझ? तो देखो मैं आपको इसका रिलेशनशिप बताएंगे, बट अभी नहीं, पहले मैं फिगर दिखाऊंगा। देखो फिगर बेटे, पहले में यहां से टीपी है, टीपी जब हाई है तो एमपी क्या है, 0 है। और जब टीपी गिर रहा है तो एमपी, एमपी और एपी जब बराबर है, उसके बाद एपी का गिरना भी स्टार्ट। और जब एपी का गिरना स्टार्ट हो गया, उसी के बीच के स्टेज को मैंने क्या नाम दिया। और जब टीपी गिरा और एमपी नेगेटिव हुआ तो, और पहली स्टेज में तीनों ही बढ़ रहे हैं। देखो ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा। बताओ एक रैशनल प्रोड्यूसर, रैशनल मतलब समझदार, इन तीनों में कौन सी स्टेज पे काम करना पसंद करेगा? स्टेज नंबर 2। नहीं समझे? स्टेज 2 पर, ना कि स्टेज 1 पर, क्योंकि स्टेज 1 पर रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। नहीं समझे? स्टेज 1 पे, जब हम अभी स्टेज 1 पे है, तो अभी हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस थोड़ी कर रहे। एक खेत में अभी 3 लेबर काम कर रही है, तो चौथे की उम्मीद है मैं लगाऊंगा।
चौथा लगाने के बाद पता लगा कि उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, तो अब मैं पांचवा नहीं लगाऊंगा। तो पता लगने के बाद पांचवा नहीं लगाओगे या पहले से ही नहीं लगाओगे? तो पता कब लगा? सेकंड स्टेज पे। और एक रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा स्टेज 2 पे काम करता है, क्योंकि स्टेज 1 पे अभी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हुआ, और स्टेज 3 पे तो भैया वो तो डाउन ही जा रहा है, उसको छोड़ दो। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ए रैशनल प्रोड्यूसर किस स्टेज पर अपना प्रोडक्शन करना चाहेगा? वो हमेशा स्टेज नंबर 2 पर अपना प्रोडक्शन करेगा। रीजन क्या है? रिटर्न पेपर नहीं है, रीजन नहीं पूछता, पूछे तो कोई नहीं। फर्स्ट स्टेज पर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ ही नहीं, है ना? यूटिलाइजेशन भी तो करना है। अब देखो हमारी कुछ कुर्सियां खाली हैं क्लास की, मान लो बच्चे बैठाओ या नहीं? जी नहीं, बातें होंगी, हमें नहीं, हम तो नहीं। बिठाओ या नहीं? हाँ, बिठाऊंगा। हमारे तो ऐसे भी दौर आते हैं कि हमें गेटों के कोने कोने पे बिठाना पड़ता है, समझ रहे हो? ओके, अब स्टेज क्या है? तो बच्चे मेरे, स्टेज नंबर 1 स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। पहली स्टेज में क्या हो रहा है? टीपी भी बढ़ा, एपी भी बढ़ा, एमपी भी बढ़ा। अब दूसरा है स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग। टीपी बढ़ रहा है लेकिन कमती दर से, और एपी तो कम हो ही रहा है, और साथ में एमपी भी डाउन हो रहा है। और तीसरा है स्टेज ऑफ, इसमें टीपी कम हो रहा है और एमपी नेगेटिव, और एपी कम हो, मतलब सभी कम है। ऑल वेल, दिस इज लॉ ऑफ। अब इसकी रिलेशनशिप देखते हैं। हाँ, स्टेज ऑफ ऑपरेशन, एक रैशनल प्रोड्यूसर कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेगा स्टेज नंबर 3 पर, क्योंकि एमपी क्या है यहां पर? एक रैशनल प्रोड्यूसर स्टेज 1 पे भी नहीं करेगा, क्योंकि फिक्स फैक्टर का आप बेस्ट यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहे। एक रैशनल प्रोड्यूसर, ये क्लियर है, विल ऑलवेज प्रोड्यूस इन स्टेज नंबर जहां बोथ एमपी और एपी दोनों वेरिएबल फैक्टर्स आर डिमिनिशिंग है बट पॉजिटिव है। समझ गए? चलो, तो अब मैं वापस आ रहा हूं, जरा रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी बहुत सिंपल है। बोथ एपी एंड एमपी आर डिराइव फ्रॉम देयर टीपी। यस, एपी भी कहां से निकलता है और एमपी भी। AP is obtained by dividing total product by the number of units of the variable factor, and MP is the change in total product। ये मैं बता चुका हूं। The relationship between AP and MP can be summed up as follows. When AP rises as a result of increase in quantity of variable input, MP is more than the, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? जब AP बढ़ रहा है, जब AP बढ़ रहा है तो उससे वेरिएबल इनपुट बढ़ रहा है, एमपी जो होता है एपी से ज्यादा है। शुरुआत में एमपी एपी से क्या है? चलो एक काम करते दिखा देता हूं। शुरुआत में एपी बढ़ रहा है ना, एपी 105 है, एमपी क्या है? एपी 110 एमपी। और बाद में जब ये इक्वल हो रहे हैं, ये सेकंड स्टेज यहां से शुरू हो जाता है। ऑल वेल, व्हेन एपी मैक्सिमम होता है तो एमपी इक्वल टू एपी है। आ जाओ ऊपर, एपी का मैक्सिमम पॉइंट बताना। एपी का मैक्सिमम 110 है, बताओ यहां एमपी क्या है? डन है? व्हेन एपी फॉल्स, एमपी क्या होता है? एपी से कम होता है। आ जाओ, अब यहां देखो एपी फॉल हो रहा है 110 से 104, एमपी सीधा 80। एमपी एपी से, भाई आया नहीं आया? या मिटा के दिखाऊं? एपी कम 104 है तो एमपी उससे भी कम। रिलेशन समझ में आ गया? बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां से, बहुत क्वेश्चन। तो आप लोगों को बिल्कुल लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, वो डिफरेंट पार्ट था थ्योरेटिकल, मजा भी आता है बाहर की कहानियों में।
लेकिन यहां भी मजा आना चाहिए। ऑल वेल जी। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। अब हम करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। क्या समय हो गया? कर लें आज इसको या ये अगली क्लास के लिए छोड़ दें? चलो, तो नेक्स्ट में हमारा ये प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं मैम से पूछता हूँ।